नमस्कार। मैं प्राची शर्मा बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में फैकल्टी की तरह से काम करती हूँ और साथ में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को भी देखती हूँ। आज मैं आप लोगों से बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है और ये हमारे जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। कैसे हम उसकी पहचान कर सकें और समय रहते कैसे हम उसको समझते हुए उसका मैनेजमेंट कर सकें, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हम स्पेशल नीड बच्चों की बात करते हैं तो उनको बहुत सारी जगहों पर अलग अलग सपोर्ट उनकी समझदारी को देखते हुए हमें देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आज हम ये समझना चाहेंगे कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन है क्या। एक्चुअली बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिहेवियर हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो बिहेवियर थोड़े से सोशली एक्सेप्टेबल या फिर सिचुएशन के हिसाब से अगर कहा जाए तो नहीं माने जाते या सही नहीं समझे जाते। यहाँ पर उन बिहेवियर को हम अनडिज़ायरेबल बिहेवियर या फिर सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कह सकते हैं। इन बिहेवियर्स को अगर किसी वजह से नासमझी की वजह से अगर बच्चे करते हैं या फिर जानबूझकर करते हैं तो हमको उनको समझने की ज़रूरत होती है और उन बिहेवियर में हम जो भी डिज़ायरेबल परिवर्तन या चेंज लाना चाहते हैं वो चेंज हम लाने की कोशिश बिहेवियर मॉडिफिकेशन सर्विस के थ्रू करते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी एक तरीके की सिस्टमेटिक पैटर्न है, थेरेपी है, टेक्निक है, जिसको कि हम जब बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बच्चे के अंदर जो डिज़ायरेबल चेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीखे और समय के अनुसार सिचुएशन के हिसाब से जो भी परिस्थिति में उसको जो बिहेवियर करना चाहिए वो बिहेवियर वो कर सके। इसके साथ ही अगर एक तरीके से कहा जाए कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये क्या है, ये एक्चुअली बेसिकली ये लर्निंग थेरीज जो भी हैं, खास करके अगर कहा जाए तो पैवलोवियन थेरी कहते हैं, स्किनर की थेरी कहते हैं, ये सारी लर्निंग थेरीज बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। लर्निंग थेरी पे बेस्ड जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको हम अप्लाई करते हुए बिहेवियर मॉडिफिकेशन सर्विसेज देते हैं। इनमें अगर कहा जाए तो बहुत सारे जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ये कई सारी टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये सिस्टमेटिकली बच्चे को किस तरीके से हम अलग अलग सिचुएशन में कंट्रोल करें उसके बिहेवियर को, या फिर नया बिहेवियर या नई स्किल हम उसको कैसे सिखाएं, इसके ऊपर काम किया जाता है। तो ओवरऑल अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करें तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम बच्चे के अंदर जो भी डिज़ायरेबल चेंजेस हैं या कोई भी परिवर्तन जो हम लाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि वो परिवर्तन गलत बिहेवियर हो जिसको कि हम छुड़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं, या कोई सही बिहेवियर है जो कि हम बच्चे को सिखाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये दोनों ही कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अभी आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में ये चीज़ बहुत साफ दिखाई दे रही है कि एक बच्चा है जो बहुत ज़ोर से चीख रहा है, एक बच्ची है जो कि अपने कान को क्लोज कर रही है, या फिर एक दूसरी पिक्चर जिसमें कि एक बच्चा जानबूझकर अपने मदर से या टीचर से जो भी हैं उनसे मोबाइल या टैब जो भी कुछ होता है जो उससे वो खेलते हैं वो छीनने की कोशिश कर रहा है और तरीके से जिद्दी स्वभाव दिखा रहा है। तो ऐसे सारे बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में जब भी बच्चे करते हैं तो हम उनको किस तरीके से उसके कारणों की भी पहचान करें और कैसे हम उसको मैनेज करें, मतलब वो बिहेवियर रिपीट ना हो, और अगर रिपीट हो भी तो वो कम फ्रीक्वेंसी या उसकी जो तीव्रता है वो भी कम हो। तो सिवियरिटी को धीरे धीरे कम करते हुए हम उस बिहेवियर को कैसे मैनेज करें, इस पर हम आप लोगों से बात करेंगे। स्पेशल नीड बच्चे जो हैं वो क्या हैं। स्पेशल नीड बच्चों में अगर एक तरीके से कहा जाए वो सारे बच्चे आते हैं जिनमें किसी तरीके की कोई लिमिटेशन के कारण वो नॉर्मली जो बिहेवियर करना चाहिए उनको उनके एज के हिसाब से वो बिहेवियर वो नहीं कर पाते, करना चाहते हैं उसके बावजूद उनकी लिमिटेशन उनको कहीं ना कहीं रुकावट खड़ी करती है, जिसके कारण उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर या फिर अनजाने में भी कोई, जैसे अटेंशन पाने के लिए बच्चे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनकी तरफ लोगों का ध्यान जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत सारे अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर या अनयूजुअल बिहेवियर करते हैं जो कि सोशली रॉन्ग बिहेवियर में कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की लिमिटेशन उसको ज़्यादातर इस कंडीशन की तरफ
सपोर्ट करती है या एक तरीके से पुश करती है कि वो बच्चा अनजाने में या जानबूझकर वो बिहेवियर बार बार रिपीट करे। तो इन बच्चों के केस में ख़ास करके कहा जाए तो बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। उनके अंदर जो भी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है, समस्यात्मक व्यवहार है, या फिर उनके अंदर जो भी स्किल में कमी, उनकी जो कॉग्निटिव लिमिटेशन है, उसके कारण उनके अंदर जो भी स्किल डेवलपमेंट में कमी पाई जाती है, उसको भी लेकर के बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत देखने को मिलती है। तो हमें एज अ पेरेंट या एज अ टीचर इन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे के अंदर जो स्किल किसी भी नॉर्मल बच्चे के तरह से नहीं जा रही है, थोड़ी कम है, या फिर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होकर दूसरों को फॉलो करने में काफ़ी डेविएशन दिखा रही है, या काफ़ी अलग ढंग का बिहेवियर बच्चा कर रहा है, तो इन सारी बातों को हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। खास करके अगर मैं बोलूँ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन बच्चों को जो उनकी रिस्ट्रिक्टेड क्षमता होती है, जिसमें कि हम किसी भी कारण से कमी देखते हैं, वो क्षमता अगर हम उनकी कमी को समझते हुए, उसके कारणों को समझते हुए, हम सबसे पहली ज़रूरत होती है कि एज अ टीचर या एज अ पेरेंट या थेरेपिस्ट हम किसी भी जो भी समस्यात्मक व्यवहार है या जो भी कुशलता में कमी है, कुशलता में कमी को भी हमें ये सबसे पहली ज़रूरत है जानने की कि वो कमी क्यों है, या समस्यात्मक व्यवहार है तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत होती है कि वो क्यों हो रहा है। कारणों को हम जब जानते हैं तो हम उसको सही ढंग से उसका मैनेजमेंट करने में सक्षम हो पाते हैं। तो यहाँ पर एक जो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हम जब भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर या स्किल बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के थ्रू अगर हम जो उसके थ्रू जो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, अगर हम उनको सिस्टमेटिक ढंग से अप्लाई करते हैं तो हमें भी एक अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को मिलती है कि बच्चे में एक बिहेवियर को कंट्रोल करने के समय पे उसमें दूसरे बिहेवियर को डेवलप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अक्सर ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को जब हम कंट्रोल करते हैं तो वो बिहेवियर तो चला जाता है, लेकिन कोई नया बिहेवियर फॉर्म ले लेता है, जो कि हमें सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हम समझ कर चलें कि एक बिहेवियर को हम जब कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बिहेवियर ही जाए, दूसरा कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ना देखने को मिले। तो जब भी हम किसी सिस्टमैटिक टेक्निक, जो कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन की अलग अलग टेक्निक्स हैं, उनको अप्लाई करके हम सही तरीके से समझते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की सबसे पहली ज़रूरत बच्चे के किसी भी तरीके के विकास की बात करूं, जिसमें खास करके उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके सोशल जो सामाजिक विकास है, उसका जो इमोशनल विकास है, उसका जो भावनात्मक विकास है, उसके साथ साथ उसका खुद का जो एक पूरी तरीके से उसके व्यक्तित्व का विकास जितना भी संभव है वो करने में बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो जो लिमिटेशन है, बच्चे को अगर हम समय रहते उसकी लिमिटेशंस को समझ पाते हैं तो उसके सामने जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस उसके सामने जो एक तरीके से कहें जब आती हैं, तो वो किस तरीके से उसको इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके, इसके लिए वो कॉन्फिडेंट होता है। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने से उसका बाकी का जो विकास, जैसे मैं अभी बोली हूँ कि सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, इसका भी बहुत ज़्यादा बैलेंस में बढ़ना ये देखने को मिलता है। क्योंकि समय रहते सही समय से अगर हम उसके अंदर कुशलता का विकास करें और साथ में जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन या एंगर, ऐसी प्रॉब्लम्स को डेवलप करने के कारणों को अगर हम समझकर पहले दूर कर दें, तो ये परेशानी बढ़ने से पहले ही उसका समाधान देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि एज अ पेरेंट या एज अ टीचर या एज अ थेरेपिस्ट, जिसमें कि कॉमन हम क्या कर सकें जब हमें पता चले कि बच्चे के अंदर इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हो सकता है कि बच्चे के अंदर मारने पीटने या गालियां वगैरह देने का बिहेवियर हो, और ये भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर उसकी कॉग्निटिव लिमिटेशन के कारण, उसकी बौद्धिक जो एक लिमिटेशन है उसके कारण जो है वो बच्चे के अंदर काफ़ी अलग ढंग का बिहेवियर देखने को मिल रहा हो। ऐसी कंडीशन में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चे के समस्यात्मक व्यवहार हो या कार्य में कुशलता में कमी हो, उसको हम पहचान करें कि
क्या है आखिर में जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। टारगेट बिहेवियर को सेलेक्ट करने के पहले हमको सभी प्रॉब्लमेटिक जो बिहेवियर हैं, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर या समस्यात्मक व्यवहार की पहचान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहचान करने के बाद ये ज़रूरी है कि हम हर व्यवहार जो भी समस्यात्मक है, चाहे वो कुशलता में कमी के कारण हो और चाहे वो किसी और वजह से हो, अगर वो समस्यात्मक है, अगर उसकी रूटीन में डे टू डे लाइफ में रुकावट खड़ी कर रहा है, तो उस बिहेवियर की सिवियरिटी, उसकी गंभीरता कितनी है, मतलब उस बिहेवियर का कितना प्रभाव बच्चे के जीवन पर देखने को मिल रहा है। क्या उसकी डे टू डे लाइफ में इसकी वजह से वो बच्चा आइसोलेट हो रहा है, या फिर उस बच्चे के एडजस्टमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उसमें बढ़ रही है। यहाँ पर उसकी सिवियरिटी को समझते हुए हमें कौन से बिहेवियर पे काम करना है, मतलब कोई भी वो बिहेवियर हमें चुनने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बिहेवियर तक एक साथ एक समय में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर अगर हम बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बिहेवियर जो है वो हम एक साथ सारे अगर देखेंगे तो बच्चे के अंदर भी बहुत सारा इरिटेशन या एंगर बढ़ने की चांसेस हो जाती हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम बिहेवियर के समाधान के लिए जो भी नए चेंजेस उसकी रूटीन में लाएंगे, अगर वो ऑल ऑफ सडन इतना ज़्यादा होने लगेगा तो बच्चा एक नई प्रॉब्लम दिखाने लगेगा। ऐसी कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम बच्चे के किसी एक या 2 बिहेवियर पे या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बिहेवियर पर हम एक समय में काम करें। इस बिहेवियर को हम टारगेट बिहेवियर कहते हैं, उन बिहेवियर्स को जो बिहेवियर हम काम करने के लिए चुनते हैं कि हमें इसके ऊपर ही, अभी इसको ही हमें टारगेट बिहेवियर या अपना लक्ष्य व्यवहार बनाकर चलना है, जिसे हमें बच्चे को सिखाना है, या फिर हमें उसके अंदर जो बिहेवियर है जो सही नहीं है उसको छुड़ाना है। दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें जिस बिहेवियर को उसे छुड़ाना है या सिखाना है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ कि एक बच्चा है जिसकी आदत है कि वो बात बात पर चीखता है, गुस्सा करता है, मारता है। ये तीनों बिहेवियर हमें बच्चे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वो बिहेवियर कब हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं, जिस समय भी हो रहे हैं, उसके बाद उसको क्या सामने से रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा, मान लीजिए कि उसको गुस्सा बहुत तेज आया अपने भाई के ऊपर और उसने उसे मार दिया। गुस्सा आने का कारण क्या था? क्या भाई ने कुछ किया था या फिर भाई ने कुछ किया नहीं था, बस ऐसे ही बैठे बैठे किसी बात पे, छोटी सी बात पर उसने उसको बहुत ज़ोर से मार दिया। और ये बिहेवियर बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता भी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसा मैं भी बोली हूँ कि अपने भाई को उसने मारा। क्यों मारा? कारण जो है वो छोटा सा था कि भाई ने उससे एक रिक्वेस्ट किया कि उस चेयर पर बैठ जाओ, मैं यहाँ पर बैठकर आराम से लिख सकता हूँ। कारण उसका रिक्वेस्ट सही था, लेकिन इस बच्चे को उसको अपनी चेयर नहीं देनी थी, इसकी वजह से उसने उसको डांटा और उसके बाद उसे मार दिया। ये बिहेवियर कोई ऐसा कारण नहीं था जिसको कि घटित होना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी हुआ, क्योंकि बच्चे की आदत है कि वो बात बात पर किसी को भी मार देता है। ऐसे में किसके साथ हुआ? अपने भाई के साथ हुआ। कहाँ हुआ? घर पर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भाई जो है वो उसे चेयर शिफ्ट करने के लिए कह रहा था। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? क्या भाई ने जब बोला, उसने जब मारा, तो उसके पेरेंट्स आकर के उसको कुछ बोले, डांटे, या भाई जो है वो मार खा करके उसको भी मारा, या फिर वो भाई जो है वो जाकर के पेरेंट्स से शिकायत किया और पेरेंट्स सुनकर उसको इग्नोर कर दिए, या क्या होता है? ये बातें हमको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि कॉन्सिक्वेंस है। अगर हम कॉन्सिक्वेंस को नहीं समझे, परिणाम को हम अगर ध्यान नहीं दिए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कि उसके पीछे जो फंक्शंस हैं, जिसके बारे में अभी मैं आगे बात करूँगी, ये बच्चे उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब अगर उनको उनके गलत बिहेवियर के कारण किसी तरीके का नेगेटिव रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट अगर मैं बोलूँ तो ना मिले, या फिर किसी तरीके का उनके बिहेवियर के लिए अगर उसके ऊपर ध्यान न दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो बिहेवियर बार बार रिपीट होने की चांसेस बढ़ जाती है। ये सारी बातें हम कैसे समझेंगे? ये जब हम
ABC चार्ट, जिसको हम एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस, ABC चार्ट हम जब बनाते हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है कि बच्चा कोई एक जो भी हमने टारगेट बिहेवियर के तौर पे लिया है वो बिहेवियर किन किन सिचुएशंस में, कितनी बार दिन भर में और किसके किसके साथ कर रहा है। ये तो एंटीसीडेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमें पता चल जाते हैं। लेकिन उसके बाद कॉन्सिक्वेंस की जो बारी आती है, जो कि ABC में C है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिहेवियर B, जो कि घटित हो रहा है। एंटीसीडेंट कब, किसके साथ, कहाँ और क्यों, ये एंटीसीडेंट्स हैं। लेकिन कॉन्सिक्वेंस उस बिहेवियर के होने के बाद किस तरीके से उसको, जैसे हम ऐसे बोलें कि किस तरीके से उसको हैंडल किया गया, कैसे मैनेज की गई वो सिचुएशन, या किस तरीके का रिस्पॉन्स उस बच्चे को दिया गया, पेरेंट्स के द्वारा, बच्चे के द्वारा, टीचर के द्वारा, किसी के भी द्वारा। लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम समझें। और अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग परिणाम के साथ जब हमारे पास ABC चार्ट पूरी तरीके से हम उसको भरा हुआ करीब करीब 5 डेज या 7 डेज का, हम अगर एवरी डे का कंटिन्यूस रिकॉर्ड अगर हमारे पास आता है तो हम बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ पाते हैं। चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे कोई भी थेरेपिस्ट हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो कि हमें कुछ अलग से समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बार बार एक चीज़ देख रहे हैं कि उस बिहेवियर के घटित होने का कारण क्या है, कौन बन रहा है बेसिकली, और उसका रिजल्ट जो हो रहा है, मतलब उसका जो परिणाम आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो कि बार बार रिपीट करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बातें हमें समझ में आने लगती हैं जब हम लगातार उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी। यहाँ पर फंक्शनल एनालिसिस, जिसको कि अभी मैं बोली हूँ कि क्यों कर रहा है बिहेवियर, ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हमें बहुत बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमें बातों को, जब हम ABC चार्ट के अंदर वो सारे बिहेवियर के घटित होने के कारणों की जब हमें पहचान हो जाती है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये बच्चा ये बिहेवियर क्यों कर रहा है। ये जो क्यों कर रहा है वाली जो बात आती है, जो एक्चुअली क्यों, तो हमें ये पता चला कि भाई ने चेयर शिफ्ट करने को कहा, वो एक क्यों अलग था। लेकिन फंक्शंस जो होते हैं वो फैक्टर्स की बात करते हैं, मतलब किसी बिहेवियर के बार बार घटित होने के कारणों में जो कारक, एक तरीके से मैं बोलूँ तो, वो यहाँ पर क्या हैं, उनकी हमें पहचान करने की ज़रूरत होती है। उनकी पहचान करना अगला स्टेप होता है जबकि हम किसी भी प्रॉब्लम बिहेवियर के ऊपर उसके समाधान या उसके निदान के लिए जब हम काम करते हैं। तो इसके साथ ही जब हम फंक्शंस को जान लेते हैं कि क्या कारण है एक्चुअली जो बिहेवियर, ये लगातार हमने 5 डेज तक ABC चार्ट फिल किया, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट की, बहुत ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी या कम भी हो सकती है, लेकिन जब जब हुई तो वो क्यों हुई और उसका समाधान किस तरीके से उस समय पे किया गया, जिसके कारण वो बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हम जब ये चीज़ें जान लेते हैं, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं, तो अब यहाँ हमें मैनेजमेंट प्लान करने की ज़रूरत आ जाती है। जो नेक्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, जिसके बारे में आगे मैं अभी बताने वाली हूँ। और टेक्निक्स जब हम अप्लाई करते हैं तो टेक्निक्स जब अप्लाई करके उसके बाद बच्चे के अंदर किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या वो टेक्निक्स सक्सेसफुली आगे बढ़ रही हैं, मतलब उसके ऊपर इफ़ेक्टिव हैं, या हमें उन टेक्निक्स में थोड़े बदलाव की ज़रूरत है, इसकी हमें इवैल्यूएशन के थ्रू जानकारी मिलती है। जब हम लगातार प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करते रहते हैं बच्चे के बिहेवियर की, या फिर पीरियोडिकल इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं इसको, जिसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि एवरी 15 डेज़ में, एवरी 1 वीक में, एवरी मंथ में, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा बिहेवियर सेलेक्ट किए हैं और वो कितनी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा है। अगर हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं और सारे बिहेवियर्स के हिसाब से जो भी हमने टारगेट बिहेवियर के तौर पे चुना है टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो उनमें क्या उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, ये हम उसके पीरियोडिकल इवैल्यूएशन के थ्रू जान पाते हैं।